हेलो और इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम सीधे मुद्दे पर आते हैं और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी की रिपोर्ट पर फोकस करते हैं। हम एकदम निष्पक्ष होकर इसका ऑडिट करेंगे और उन स्ट्रिक्ट रूल्स और डेटा मेथोडोलॉजीज के अंदर झांकेंगे जो इन नेशनल क्राइम स्टैटिस्टिक्स को बनाते हैं, क्योंकि बिना इन रूल्स को समझे इन नंबर्स का असल में कोई मतलब नहीं निकलता। चलिए इन स्ट्रक्चर्ड ब्रेकडाउन के जरिए रिपोर्ट को समझते हैं। पहला, द ऑडिटर्स लेंस। दूसरा, डिकोडिंग ऑफेंस कैटेगरीज। तीसरा, द डेटा सप्लाई चेन। चौथा, द प्रिंसिपल ऑफेंस रूल। पांचवां, लिमिटेशंस एंड डिस्क्लेमर्स। और आखिर में एनालाइजिंग मल्टी ईयर ट्रेंड्स। एक तरह से सोचिए कि ये ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स एक नेशनल बैलेंस शीट है और हम समझने वाले हैं कि आखिर इन नंबर्स का हिसाब किताब लगाया कैसे जाता है। ये लीजिए, हम ठीक उसी सोर्स डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, क्राइम इन इंडिया 2023 रिपोर्ट का वॉल्यूम 1। हम इस मोटी सी ऑफिशियल पब्लिकेशन के चमकते कवर के ठीक पीछे जाएंगे और देखेंगे कि जमीनी सच्चाई और इन आधिकारिक पन्नों के बीच में क्या फर्क है। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले सेक्शन से, द ऑडिटर्स लेंस। यहाँ हम स्ट्रिक्टली ये डिफाइन करेंगे कि इस कंपाइलिंग एजेंसी का असल काम क्या है और डेटा की जांच किन सीमाओं के अंदर होती है। अब जरा ध्यान दीजिएगा इस एक्सप्लिसिट डिस्क्लेमर पर जो ठीक शुरुआत में ही लिखा गया है। एनसीआरबी साफ कहता है कि ब्यूरो सिर्फ राज्यों से मिले डेटा को कंपाइल करता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये डेटा सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल रेफरेंस पॉइंट है। ग्राउंड लेवल पर इन्फॉर्मेशन की ऑथेंटिसिटी की गारंटी ब्यूरो बिल्कुल नहीं लेता। ये जानना बहुत ही जरूरी पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, डिकोडिंग ऑफेंस कैटेगरीज। अब हम देखेंगे कि ऑफिशियल फ्रेमवर्क के भीतर इन सारे अपराधों को अलग अलग कैटेगरीज में आखिर बांटा कैसे जाता है। यहाँ दो मेन रिपोर्टिंग मेथड्स हैं, आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड जो स्टैंडर्ड क्राइम्स कवर करता है, और एसएलएल यानी स्पेशल एक्ट्स और लोकल लॉज। इसके अलावा जरा मेट्रोपॉलिटन डेटा के रूल्स देखिए। इसमें सिर्फ 53 यानी 53 सिटीज आती हैं जिनकी आबादी 1 मिलियन से ज्यादा है, और जहां तक इस रिपोर्ट के प्रिंट पब्लिकेशन की बात है उसमें तो सिर्फ 19 यानी 19 शहरी छपते हैं जिनकी आबादी 2 मिलियन के पार होती है। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, द डेटा सप्लाई चेन। ये विशाल डेटा सेट लोकल पुलिस स्टेशन से निकलकर नेशनल डेटाबेस तक कैसे पहुंचता है, उस फ्लो को मैप करना बेहद जरूरी है। अगर हम 2023 के डेटा कलेक्शन प्रोसेस की इस टाइमलाइन को देखें तो आप नोटिस करेंगे कि इसमें काफी लंबा वक्त लगता है। जनवरी 2024 में डेटा कलेक्शन शुरू होता है, फिर मिड 2024 तक अलग अलग राज्यों और एजेंसियों के बीच क्लैरिफिकेशंस का दौर चलता है, और तब जाकर जुलाई में इसकी फाइनल कंपाइलेशन और पब्लिकेशन होती है। यानी रियल वर्ल्ड इवेंट्स और रिपोर्ट आने के बीच एक काफी लंबा फासला होता है। डिजिटल सॉफ्टवेयर के जरिए क्राइम्स रजिस्टर करने का स्टैंडर्ड प्रोसीजर बिल्कुल मल्टी लेवल होता है। पहली वैलिडेशन ठीक लोकल पुलिस स्टेशन लेवल पर ही हो जाती है, फिर ये डेटा कंसोलिडेट होने के लिए स्टेट सीआईडी के पास जाता है जहां इसकी दूसरी वैलिडेशन होती है, और बिल्कुल आखिर में नेशनल लेवल पर एनसीआरबी इसकी स्क्रूटनी और फाइनल कंपाइलेशन करता है। इस पूरे प्रोसेस में लोकल पुलिस डेटा के अलावा भी दो काफ़ी अहम स्ट्रीम्स साथ साथ चलती हैं। पहली, अलग अलग राज्यों की रेक्टिफिकेशंस, जैसे नागालैंड के 2022 के पेंडिंग अपडेट्स को ठीक करना, और दूसरी, सेंट्रल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जैसे सीबीआई, एनआईए और सीएपीएफ से सीधे आने वाले डेटा को एक साथ जोड़ना। इन सभी हिस्सों को जोड़ने के बाद ही एक मास्टर डेटा सेट तैयार होता है। चलिए मूव करते हैं सेक्शन 4 पर, द प्रिंसिपल ऑफेंस रूल। ये बिल्कुल पक्के तौर पर इस रिपोर्ट का सबसे क्रिटिकल स्टैटिस्टिकल रूल है जो तय करता है कि एक ही इंसिडेंट में हुए मल्टीपल क्राइम्स की काउंटिंग कैसे होगी। तो बात ऐसी है कि अगर एक ही एफआईआर में कई अलग अलग ऑफेंसेस दर्ज किए गए हैं तो ये प्रिंसिपल ऑफेंस रूल सिर्फ उस एक क्राइम को काउंट करता है जो सबसे ज्यादा हीनस हो, यानी जिसमें सबसे कठोर सजा मिलती हो। बाकी छोटे आरोप फिल्टर आउट कर दिए जाते हैं। मैथमेटिकली सोचें तो इस एक रूल की वजह से दर्ज किए गए अपराधों की कुल संख्या ड्रास्टिकली लिमिट हो जाती है, क्योंकि एक एफआईआर का मतलब सिर्फ एक काउंटिंग यूनिट। अब आते हैं सेक्शन 5 पर, लिमिटेशंस एंड डिस्क्लेमर्स। एक रिसर्च ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से इन फाइनल नंबर्स पर लगे हुए एस्टरिस्क मार्क्स और इसके स्टैटिस्टिकल ब्लाइंड स्पॉट्स को सीरियसली इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है। रिपोर्ट खुद अपनी लिमिटेशंस को बिल्कुल ओपनली एक्सेप्ट करती है, जैसे ये सिर्फ उन्हीं क्राइम्स को कवर करती है जो पुलिस ने रिकॉर्ड किए हैं। इसमें अपराध के सोशियो इकोनॉमिक कारणों को बिल्कुल इग्नोर किया जाता है। अनरिकॉर्डेड क्राइम्स तो इस रिपोर्ट से बिल्कुल गायब ही होते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, काउंटिंग के दौरान सभी अपराधों को 8 बराबर वेटेज मिलता है। उनकी सिवियरिटी या ग्रेविटी को कोई एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। तो इन सब के बाद एक बहुत ही लॉजिकल सवाल उठता है,
आखिर हम अर्बन डेटा सेट्स और स्टेट क्राइम रेट्स को सीधे सीधे आपस में कंपेयर क्यों नहीं कर सकते? रिसर्चर्स के लिए ये तुलना इतनी चैलेंजिंग क्यों मानी जाती है? इसका सीधा सा जवाब उनके अलग-अलग पॉपुलेशन सेंसस बेस में छिपा है। प्रति लाख क्राइम रेट निकालने के लिए डेटा कहीं 2011 का यूज होता है, कहीं 2001 का, तो कहीं 2022 की प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन का सहारा लिया जाता है। ऊपर से इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बाउंड्रीज भी शिफ्टिंग होती रहती हैं। इन फ्लक्चुएटिंग बेसिस की वजह से डायरेक्ट पर लाख कैलकुलेशंस काफी वॉर्प्ड यानी डिस्टॉर्ट हो जाती हैं। इसीलिए डायरेक्ट कंपैरिजन को मिसलीडिंग कहा जाता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 6, एनालिसाइजिंग मल्टी ईयर ट्रेंड्स। यहाँ हम देखेंगे कि लंबे समय में इन बदलते हुए पैटर्न्स और ट्रेंड्स को कैसे समझा जाता है। डेटा एनालिस्ट्स इस तरह के कॉम्पिलेशंस का यूज करके ट्रेंड्स पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें काफी सावधान रहना पड़ता है क्योंकि अलग-अलग राज्यों में पुलिसिंग सिस्टम, प्रोसीजर और लॉज अप्लाई करने के तरीके बिल्कुल अलग होते हैं। इसलिए बिना पूरे कॉन्टेक्स्ट के सिर्फ इन टेबल्स को देखकर सिंपल कंक्लूजन्स निकाल लेना बहुत ही रिस्की माना जाता है। एक गलती जो लोग अक्सर करते हैं वो है इन दो टर्म्स को एक जैसा मान लेना, राइज इन क्राइम यानी अपराध का बढ़ना और इंक्रीज इन रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम यानी अपराध दर्ज होने का बढ़ना। इन्हें इंटरचेंजेबली यूज करना बिल्कुल गलत है। अगर ऑफिशियल रिपोर्ट में नंबर्स ऊपर जा रहे हैं तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि EFIR सिस्टम या महिला हेल्प डेस्क बेहतर हो गए हैं। जरूरी तो नहीं कि अचानक से क्रिमिनल एक्टिविटीज में ही स्पाइक आ गया हो। तो इस फोरेंसिक ऑडिट के एंड में एक काफी बड़ा और डीप सवाल हमारे सामने आता है। क्या ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स का ये कॉम्पाइलेशन सच में पब्लिक सेफ्टी की असलियत को मापता है, या फिर ये सिर्फ उन्हें रिकॉर्ड करने की एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और स्टैटिस्टिकल रूल्स का एक स्ट्रिक्ट रिफ्लेक्शन भर है? ये सच में सोचने वाली बात है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।